हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने चीज़ों को कुछ इस प्रकार से देखा। एक सेकंड। अभी तक जो है हमने चीज़ों को कुछ इस प्रकार से देखा कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से जैसे ही सत्ता टूटना शुरू होती है और सामंतवाद भारत में आता है, तो हमने देखा कि भारत के इस वाले हिस्से से निरंतर आक्रमण, विदेशी आक्रमण होना शुरू होते हैं। जहां सबसे पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनबी आता है, लेकिन वो जो है संभवतः तोड़-फोड़ के इरादे से आया था, तोड़-फोड़ और लूट-पाट के इरादे से आया था। तोड़-फोड़ से तात्पर्य मंदिरों को तोड़ने आया था और दूसरा लूट-पाट यानी कि धन कमाने के लिए आया था। तो ये उसके प्रमुख कारण थे, लेकिन किसी भी प्रकार से उसने जो है भारत में कोई बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी आएगा, मोहम्मद मोहम्मद गौरी जब आएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि वो भारत पर जब आक्रमण करेगा तो भारत का जो स्थान होगा, जो क्षेत्र होगा, उसे अपने नियंत्रण में स्थापित करने का या उस पर कब्जा करने का पूरा प्रयत्न करेगा। इसी क्रम में हमने देखा था कि तराइन का जो पहला युद्ध था, तराइन के पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देते हैं, लेकिन दूसरे वाले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं तो उसके बाद बड़ा क्षेत्र उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो उसके नियंत्रण में भारत का एक काफ़ी बड़ा एरिया आ जाने के कारण, जिसमें लाहौर, मुल्तान वाले क्षेत्र भी थे और अजमेर वाला इलाका भी आ गया था। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जब वो वापिस जा रहा होता है तो यहाँ अपने एक काफ़ी जिसको बोलते हैं फेमस या काफ़ी काबिल जो गवर्नर था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे गद्दी पर बिठाकर जो है गवर्नर नियुक्त कर खुद वापिस चला जाता है गौर की साइड को। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमने देखी थी। तो इस प्रकार से हमारी पृष्ठभूमि जो है दिल्ली सल्तनत के उसमें रहेगी। लेकिन 1206 में क्या होता है, 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाएगी, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो शासक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, उसे दास्ता से 1208 में मुक्त कर दिया जाएगा। और जो पहला जो वास्तविक संस्थापक होगा वो इल्तुतमिश होगा इस वंश का। लेकिन 1206 से ही भारत या कहें अलग तरह से व्यवहार करने लगा था, या गौर का जो शासक बैठता है उसे भारत से संबंधित जो क्षेत्र थे उससे उसमें उसकी किसी प्रकार से कोई रुचि देखने को नहीं मिलती। तो इसी प्रकार से जो है अब ये वाला साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है सबसे पहले, तो इस उत्तर पश्चिमी वाले प्रांत में देखने को मिलता है कि अब धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता बदलने लगती है, राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगता है, शासक नया आने लगता है और एक समय ऐसा आएगा कि लगभग बड़े हिस्से तक ये वंश जो गुलाम वंश बैठेगा, ये बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर देगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में, और पहले देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत को किस प्रकार से पढ़ते हैं और क्या कनेक्टिविटी रहेगी। तो जैसा कि हम देखते हैं, जब भी मध्यकालीन भारत की बात होगी तो मध्यकालीन भारत को हम तीन तरह से पढ़ते हैं, तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें पूर्व मध्यकाल, उसके बाद सल्तनत काल और फिर आपको देखने को मिलेगा मुगल काल। तो इसमें अगर बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब सल्तनत में हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्यों के बारे में जो सल्तनत से टूटकर अलग होंगे उनके बारे में, जिसमें मुख्यतः रहेगा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, और आपको देखने को मिलेंगे 5 अन्य राज्य या अनेकों अन्य राज्य पर, जिनमें महत्वपूर्ण जो है 5 रहते हैं, जिसमें जौनपुर, बंगाल, खानदेश आदि जो है राज्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, और मुगलों के बाद जो है हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो है आगे निकलकर अहमदनगर और गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब जो है हम इस वाले हिस्से को आज से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दिल्ली सल्तनत में आखिर क्या रहा। तो दिल्ली सल्तनत वास्तविकता में क्या है, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जिन 5 राजवंशों के द्वारा लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली से शासन किया गया, उन्हीं के शासन को दिल्ली के द्वारा या दिल्ली की सल्तनत के नाम से जाना जाता है। यानी कि मान के चलिए आपको 5 राजवंश देखने को मिलेंगे, जिसमें मुख्य जो राजवंश होगा वो गुलाम वंश होगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश की बात की जाए तो 1290 से लेकर 1320 तक संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी।
तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, सैयद वंश खिज्र खां इसका संस्थापक रहेगा और लोदी वंश बहलोल लोदी जो है संस्थापक होगा। तो दिल्ली सल्तनत और कुछ भी नहीं, 5 राजवंशों के द्वारा जो 320 वर्षों तक शासन किया गया, उसी का इतिहास जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहलाता है। तो वही दिल्ली सल्तनत है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो गुलाम वंश है, इसे गुलाम क्यों कहा जाता है? तो गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो प्रमुख शासक हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके बाद इल्तुतमिश हो गया, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बलबन। यही 3 प्रमुख शासक इस वंश से होंगे। तो ये तीनों जो है किसी न किसी प्रकार से गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आईटीएम यानी कि इल्तुतमिश इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और आईटीएम का गुलाम बलबन था। तो जो प्रमुख शासक हुए, एक तो वो गुलाम थे, लेकिन इस वंश को पूरे को तो गुलाम नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इस वंश में 11 शासक हुए। 11 में से केवल 3 ही शासक ऐसे थे जो गुलाम थे, बाकी 8 तो नहीं थे। तो इसलिए इतिहासकारों में विवाद है इस चीज को लेके कि इसे गुलाम वंश कहा जाए या नहीं। देखिए ये बातें वैसे डिस्कस नहीं की जाती। अगर कोई सामान्य क्लास जैसे एसएससी को पढ़ा रहा होता या टीजीटी वाली क्लास ले रहा होता तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि ये यूजीसी नेट की क्लास है, तो यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश, इसे एक वंश मतलब एक नाम जो है इस वंश का गुलाम वंश था। दूसरा, इसे इलवरी वंश भी कहते हैं। इलवरी वंश, इलवरी वंश क्यों कहा जाता है? तो इलवरी वंश कहने का कारण है कि जो इल्तुतमिश था वो एक इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क था। और इसके बाद जो है जो भी शासक होंगे, जैसे आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश के बाद आपको देखने को मिलेगी रजिया, या उससे पहले आपको देखने को मिलेगा रुकनुद्दीन फिरोज, या उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहराम शाह, फिर मसूद शाह, और फिर लास्ट में जाकर नासरुद्दीन शाह, नासरुद्दीन मोहम्मद। तो देखिए इलवरी तुर्क में आपको देखने को मिला, एक तो इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, रजिया, फिर ये 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन मैंने जैसा कि कहा यहाँ पे भी 11 में से सिर्फ 6 ही इलवरी वंश के हैं। बाकी तो बलबन जो है आपको देखने को मिलेगा 3 वंश से संबंधित है। एक तो सबसे पहले जो है केडीए आएगा। केडीए की अगर बात की जाए तो वो कुतबी वंश से था, केडीए कुतबी वंश से था। तो केडीए का जो पुत्र था आराम शाह, तो 2 शासक जो है कुतबी वंश से थे। 6 शासक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये जो है इलवरी वंश से संबंधित है। लेकिन जो बलबन था वो बलबनी वंश से संबंधित था, बलबनी तुर्क था। तो आपको देखने को मिलेगा कि बलबन, और उसके बाद जो कै खुसरो हो गया, या कै खुसरो के बाद आपको देखने को मिलेगा कैकुबाद, और फिर लास्ट में देखने को मिलेगा कैउमर्स। तो ये सारे जो है ये अलग अलग वंश थे। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इलवरी वंश के हैं केवल 11 में से 6 ही शासक आपको इलवरी वंश से देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, वैसे इलवरी वंश का संस्थापक आईटीएम को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 6 शासक होते हैं, तो इतिहासकार इससे भी विवादित लेकर चलते हैं कि भाई हम जो है इसको भी नहीं मानते कि इसे इलवरी वंश कहा जाए, इसे दास वंश कहा जाए ये भी नहीं मानते, इसे इलवरी वंश कहा जाए ये भी नहीं मानते। तो फिर क्या ऐसी कौन सा जो टाइटल है वो दिया जाए कि वो सभी इतिहासकारों में कहा जाए तो स्वीकार्य हो? तो इसके लिए दिया जाता है टाइटल ममलूक वंश का। ममलूक वंश का जो टाइटल था ये हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो है ये टाइटल दिया गया है। इसमें क्या है, तो इनके द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दी जाती है कि ममलूक वंश जो एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है कि गुलामों के जो माता पिता हैं वो आजाद हो चुके हैं। मतलब जो शासक है उसके जो माता पिता थे वो गुलामी से आजाद हो चुके हैं। तो मतलब शासकों के जो माता पिता गुलामी से आजाद हो गए, उसके बाद उनके पुत्र जो होंगे उन्हें ममलूक कहा जाएगा।
तो ऐसी संतानें जिनके माता-पिता कभी गुलाम थे और वो गुलामी से आज़ाद हुए, उनके जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न होंगे, वो जब शासक करेंगे तो उसे ही ममलूक वंश कहा जाएगा। तो ये जो है सबसे स्वीकार्य डेफिनेशन इतिहासकारों में है। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड समझने हैं कि क्यों इनका जो है इस प्रकार से नाम में विवाद है या किस प्रकार से। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी। तो गुलाम वंश हो गया, ममलूक वंश हो गया और तीसरा इल्वरी वंश का जो डिबेट होता है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए 11 शासक है और क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर है तो आपको ये 11 के 11 याद रखने पड़ेंगे। 1206 से लेकर 1210 आराम शाह, 1210 से लेकर 1211, फिर आता है 1211 से लेकर 1236 इल्तुतमिश, और आपको देखने को मिलेगा 30 अप्रैल को इसकी मृत्यु हो जाती है, 30 अप्रैल 1236 को। फिर आता है रुकनुद्दीन फिरोज 1236, फिर रजिया सुल्तान सुल्तान उसके बाद देखने को मिलेगा बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन मोहम्मद, और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद। कैकुबाद से पहले देखिएगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कै खुसरो, और कैकुबाद के बाद आपको देखने को मिलेगा कैउमर्श। क्या कहानी रहती है, किस प्रकार से रहेगी चीज़ें, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जो है इन शासकों के बारे में चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1290 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा गुलाम वंश का अंत कर दिया जाता है। किस प्रकार से होता है वो सारी कहानी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। इसके बाद क्योंकि ये दानवीर प्रवृत्ति का था इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा जब लाहौर इसने जो शासन किया था वो लाहौर से किया था। इसने शासन कहाँ से किया था तो भारत के बाहर जो है लाहौर से इसने शासन किया था। दिल्ली राजधानी लाने वाला पहला शासक जो है इल्तुतमिश था। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया और ये जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर था। निर्माण तो नहीं लेकिन नींव कहेंगे इसे कि इसकी नींव जो है इसके द्वारा रखी गई थी। एक्चुअल में कुतुब मीनार की क्या कहानी है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुतुब मीनार देखिए 5 मंजिला इमारत है। कुछ इस प्रकार से मीनार की भांति खंबे की भांति खड़ी है। तो इसमें जो पहली मंजिल है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। दूसरी, तीसरी, चौथी जो मंजिल है उसे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। अब होता क्या है कि बिजली गिरती है और चौथी मंजिल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसे अब रिपेयर करवाएगा और 5वीं मंजिल जो बनवाएगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी होगा। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि कुतुब मीनार की जो इस्टेब्लिशमेंट है या किस प्रकार से वो कंस्ट्रक्ट हुआ वो सारी चीज़ें इस प्रकार से थी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं। आगे अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया और किसे ये समर्पित है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये समर्पित है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थापित करवाया था इसने। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो है वैसे बेसिकली ये संस्कृत विद्यालय था। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी डिबेट है कि 2.5 दिन में बना था और मूलतः एक संस्कृत विद्यालय था और जैन मंदिर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। अब हुआ क्या, जब मुस्लिम शासक आए, आपको पता है कि तराइन का युद्ध कब हो रहा है, 1192 में ही तराइन का युद्ध हो रहा है। तो अब मुस्लिम जो लोग हैं, इतनी बड़ी सेना है जिसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया है। अब उनको जो है अपने धर्म को मानने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जो है एक सेफ प्लेस चाहिए। अब ऐसा भी तो मतलब वैसे अगर युद्ध भूमि में हो तो आप क्या कर सकते हो, चलो आपने नमाज पढ़ ली, लेकिन आप हर समय खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि उस दौर में क्या होता था कि नमाज के दौरान आपको पता है कि किसी प्रकार से आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल जो है अपनी भक्ति में लीन होना पड़ता है। तो कहीं कोई आपका धोखे से कत्ल ना कर दे, तो इसके लिए आवश्यक था कि आपको एक बंद जगह की आवश्यकता थी। तो अब इतने जल्दी जो है किसी प्रकार से बंद कैंपस तो निर्मित नहीं किया जा सकता था। इसलिए क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे पहले से मौजूद जो कंस्ट्रक्शन थी या कोई बड़ी बिल्डिंग थी उसको ही परिवर्तित कर दिया गया ताकि जितने भी 10-20 हजार लोग जो है इकट्ठे वहाँ नमाज पढ़ सके। तो जिस प्रकार से जो है इसीलिए 2.5 दिन का या 2.5 दिन में ये बन के तैयार हुआ था और ये संस्कृत विद्यालय और जैन मंदिर था, इसलिए जो है इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं और क्यों इन्होंने परिवर्तित किया था वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
इसके बाद अगर देखा जाए तो कुआत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। यह भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद थी। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी बना वो पहले से कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग को चेंज करके जो है मस्जिद बने थे, लेकिन ये पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो सिर्फ मस्जिद के रूप में बनाई गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कुतुआल उल इस्लाम मस्जिद। तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अ, आगे ध्यान अगर इसके बारे में देखा जाए तो हसन उल निजामी, जिसने ताजुल मासिर लिखी थी, यह दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहास ग्रंथ है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो ताजुल मासिर है, ये दिल्ली सुल्तान का पहला इतिहास ग्रंथ है। और ये जो हसन उल निजामी है, इसको संरक्षण दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही इसे संरक्षण दिया गया था। इसके अलावा अगर इसने इसके किसी और संरक्षक की बात की जाए, किस राइटर को इसने दरबार में रखा था, तो वो होगा फक्रे मुदब्बिर। फक्रे मुदब्बिर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो दो जो राइटर थे उनको इसने संरक्षण दिया था, एक हसन उल निजामी और दूसरा फक्रे मुदब्बिर जो था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि फखरुद्दीन, जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी थी, वो भी इसके समय में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे बात की जाए तो घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। जब भाई चौगान खेल रहे थे उस दौरान इनकी जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई 1210 में। और उस समय जो है लाहौर में राजधानी थी और लाहौर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो इतनी कुछ चीज़ें जो है इनसे महत्वपूर्ण बन सकती हैं। और एक और पॉइंट अगर आप इसके बारे में याद रखना चाहें तो 1208 में जो है इसे गौरी का जो पुत्र था ग्यासुद्दीन, उसी ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। दास्ता से मुक्त कर दिया था। और भारत वाले इलाके जो पश्चिमोत्तर भारत वाले इलाके थे उन पे इसका प्रभुत्व स्वीकार भी कर लिया था उसने। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बारे में कुछ और चीज़ें अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि कभी भी इसने अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़वाया। दूसरा, इसने स्वयं को कभी भी जो है बादशाह का नाम नहीं दिया, बल्कि इसने मलिक या सिपे सलार की उपाधि ली थी। सिपे सलार की उपाधि ली थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसने कभी अपने नाम के सिक्के जारी नहीं करवाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी होगी। थोड़ी बोरिंग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और अगर आपको नंबर चाहिए तो ये चीज़ें याद करना आवश्यक हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, तो इससे पहले जो है एक और शासक आएगा। इल्तुतमिश से पहले जो है एक और शासक आता है, उसका नाम होगा आराम शाह। आराम शाह की बात की जाए तो 1210 से लेकर 1211 के बीच में इसने शासन किया। यह लाहौर में शासन कर रहा था और इस समय जो है इसे चुनौती देता है आईटीएम, जो बदायूं का सूबेदार होता है। बदायूं के इस सूबेदार ने जो है गवर्नर ने इसे चुनौती दी और दिल्ली पर इसने कब्जा करने की कोशिश की। इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश जब दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए आराम शाह आता है दिल्ली। और दिल्ली जब आएगा तो इल्तुतमिश इसे पराजित करेगा, इसकी हत्या करके जो है स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा और फिर राजधानी दिल्ली में स्थापित होगी। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा दूसरा जो शासक होता है वो आराम शाह था। आगे देखते हैं अगला जो शासक है इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश या शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो इसकी क्या कहानी है, तो 1211 ईस्वी में 11 ईस्वी से लेकर 30 अप्रैल 1236 तक इसने शासन किया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्यों, तो देखिए केडीए ने क्या किया। केडीए ने शासन स्थापित जरूर किया लेकिन ना तो वो कभी संप्रभु बना, यानी कि ना तो उसने दास्ता से स्वयं को मुक्त किया, या किया तो उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, एक बात। दूसरा, उसने जो है सिर्फ शासन में साम्राज्य विस्तार किया था। साम्राज्य विस्तार किया था मतलब एक साम्राज्य बना दिया, लेकिन उसे मजबूती देने का कार्य इक्ता प्रथा के माध्यम से, इक्ता व्यवस्था के माध्यम से किसने किया, तो वो कार्य करता है इल्तुतमिश। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ये गवर्नर था बदायूं का, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उत्तराधिकारी भी बना। दिल्ली को राजधानी बनाएगा और पहले जो थी लाहौर थी राजधानी। तो ये चीज़ें कुछ आप यहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए इसके बारे में तो इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया था राजस्व व्यवस्था के लिए जो है। तो देखिए इक्ता व्यवस्था क्या थी, थोड़ा सा इक्ता व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो इक्ता व्यवस्था मान के चलिए इस प्रकार से जो है आपको भूमि देखने को मिलेगी। तो एक तो रहती थी केंद्र के नियंत्रण में,
लेकिन दूसरी जो भूमि होती थी उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया जाता था। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि अकेले ही पूरी सल्तनत को या पूरी रियासत को अकेले सुल्तान चला रहा हो। उसके पास प्रशासन भी था, प्रशासनिक ढांचा भी रहा होगा, अलग-अलग प्रशासक रहे होंगे। उसके कोई सूबेदार होगा, कोई अन्य प्रकार से बड़ी पोस्ट पे नियुक्त होगा, तो उसे भी तो वेतन देना है। तो उसे वेतन जो है नगद ना देकर इसने एक भूमि का टुकड़ा दिया। भूमि का टुकड़ा दिया और भूमि के टुकड़े को देते समय क्या शर्त थी कि देखना भाई, तू पहले क्या करना, अपना जो खर्चा है, पहले अपना खर्चा प्लस जो सेना होगी उसका खर्चा, दोनों जो खर्च होगा उसे निकाल कर अपने लिए साइड रख लेना और जो पैसा बचेगा वो केंद्र के कोष में जमा कर देना। तो यही पूरी इक्ता प्रथा थी या इक्ता प्रणाली थी। तो ये आई होप आपको क्लियर होगी कि किस प्रकार से जो है इक्ता काम करती थी। तो ये रहेगी इक्ता प्रणाली से संबंधित बातें। आगे चलते हैं, आगे आएगा तुर्काने चहलगानी। तुर्की अमीरों का दल था, की स्थापना की थी इसने। तो तुर्काने चहलगानी क्या था, तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि कोई भी शासक था, दिल्ली सल्तनत में शासन किस प्रकार से चलता था, तो केवल सुल्तान ही अकेले शासन नहीं करता था, बल्कि इसके जो पिलर होते थे वो एक तो अमीर होते थे, अमीर जिन्हें उलेमा कहा जाता, सॉरी उमरा कहा जाता था, और दूसरे होते थे उलेमा जो धर्म गुरु हुआ करते थे या धर्म की एक्सप्लेनेशन दिया करते थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था। तो सुल्तान जो है अमीर और उलेमा दोनों की सहायता से शासन किया करता था। किसी प्रकार से ऐसा नहीं था कि अपनी जो है निरंकुशता स्थापित कर सके। इसे उमराओं अमीरों को भी खुश करना पड़ता था और उलेमाओं के साथ भी इसे अच्छा व्यवहार करना पड़ता था और उनकी बातें भी सुननी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि अकेला सुल्तान ही लड़ने गया था। खून पसीना इनका भी रियासत को बनने में लगा था। बस ऐसा माना जाता था, क्योंकि इस्लाम में क्या होता है, योग्यता का कॉन्सेप्ट है। योग्यता का कॉन्सेप्ट है और योग्यता में यही माना जाता है कि सभी जो है सम्मान है, और जो योग्य होगा या थोड़ा सा जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो क्या होगा, सुल्तान बन जाएगा इनके बीच में से। तो यही जो है, ये अमीर ऐसा ही मानते हैं कि जो सुल्तान बना है वो और कुछ नहीं, पहले अमीर ही था, लेकिन हुआ क्या कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो सुल्तान बन गया, या ज़्यादा सपोर्ट उसके पास था इसलिए सुल्तान बन गया। तो अमीरों की रिस्पेक्ट भी उस समय कुछ कम नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा होता था कि सुल्तान को इनका सुनना भी पड़ता था। तो इस प्रकार से जो है, तो इसने क्या किया था, जो अमीर दल था, बाकी जो अमीर थे उनको कंट्रोल करने के लिए जो है इसने 40 अमीरों का अलग दल बनाया, जो एक तो प्रशासन सही से चला सके, और दूसरा जो है जो विद्रोही अमीर होंगे उनको कंट्रोल कर सके। तो ये तुर्काने चहलगानी का एक प्रकार से उद्देश्य था। तो ये सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जो है शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की चलती है। फिर आता है अपने शासन को खिलाफत बगदाद के खलीफा से मान्यता दिलाई थी। तो ये याद रखिएगा कि इसने क्या किया था, 1229 में जो बगदाद के खलीफा थे उससे मान्यता प्राप्त कर ली थी इसने। अब यहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा कि देखिए, दो आपको वंश देखने को मिलेंगे। एक होगा मुगल वंश, जहाँ आपको बादशाह देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये होगा सल्तनत काल, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सुल्तान। अब सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क है, तो देखिए बादशाह जो है संप्रभु है, बादशाह संप्रभु है पहली बात, और इसके ऊपर कोई भी नहीं है दूसरा, मतलब इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है जो किसी प्रकार से इसे प्रभावित कर सके या इसकी नीतियों को प्रभावित कर सके। तो बादशाह वो है जिसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, लेकिन सुल्तान के ऊपर जो है एक शक्ति होती थी जिसे कहते थे खलीफा। खलीफा और बगदाद के खलीफा होते थे। अगर बात की जाए तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, तो ये मान के चलिए भारत और इराक वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा बगदाद। तो यहाँ पे जब मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से इस्लाम पनपा, और उसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो इस्लामी लोग थे वो धीरे धीरे इकट्ठे हुए बगदाद के खलीफा के नेतृत्व में, और देखने को मिला कि एक मजबूत साम्राज्य उन्होंने बनाया। तो खलीफा क्या था, अब शासन कर रहा था, लेकिन कई बार क्या होता था कि जैसे दूर दूर उसके या अन्य जो मुसलमान स्वयं को कहते थे, वो क्या करते थे, दूर दूर उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, लेकिन उन मुसलमानों के कहे मुसलमानों के राज को जो है अन्य जनता स्वीकार कर ले और दूसरा अमीर लोग स्वीकार कर ले, उलेमा स्वीकार कर ले, तो उसके लिए आवश्यक था कि वो खलीफा से खिल्लत प्राप्त करें,
क्योंकि खलीफा जो है इस्लाम जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है और सबसे बड़ा राजा भी माना जाता है। तो अमीरों को खुश करने के लिए जो है इसने क्या किया, तुर्कान चहलगानी के माध्यम से या तो बड़े पद दे दिए तुर्कान चहलगानी में, या जो है उनको पूरी तरह से कड़े नियंत्रण में या विद्रोहों को कुचल दिया। उस प्रकार से जो है अमीरों को कंट्रोल कर दिया। लेकिन जो उमरा उलेमा होंगे उन्हें कैसे कंट्रोल करेगा, तो खिल्लत प्राप्त करके अपनी रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में बढ़ाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे जो है, अब मैं बगदाद के खलीफा का वंशज हूँ या एक प्रकार से उसका प्रतिनिधि हूँ, तो यहाँ पे जो है अब मेरा शासन चलेगा। तो उलेमा भी उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो यही बात है कि जहाँ पे सल्तनत काल में जो है सुल्तान के ऊपर कोई अन्य सुल्तान होता था, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से ही हो, उसका कोई कानून में या किसी प्रकार से नीतियों में हस्तक्षेप ना हो, लेकिन कहने को तो वो प्रतिनिधि जो है अपना सुल्तान को चुनता है। तो इस प्रकार से जो है बगदाद में आपको खलीफा देखने को मिलेगा। तो ये सारी कहानी रहती है कि सुल्तान के ऊपर एक व्यक्ति होता है जो सैद्धांतिक प्रमुख होता है। शक्तियाँ तो सारी सुल्तान के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी जो है इसे वो कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। उलेमाओं को कंट्रोल करने के लिए उसे बगदाद के खलीफा से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो वो सुल्तान होता है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो बादशाह जो है उसके किसी प्रकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, वो डायरेक्ट उलेमा और उमराओं को कंट्रोल किया करता था। तो ये सारी कहानी इस कॉन्सेप्ट के पीछे थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया था, दिल्ली में हौज शमशी का निर्माण करवाया था, और कुआत उल मस्जिद को और विस्तार दिया था। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बनाया था। फिर आता है कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक था, विद्रोहों को कुचलकर सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया था। तो कैसे विद्रोहों को कुचला होगा, तो ये देखने को मिलेगा आपको कि जो तुर्कान चहलगानी थी उसी की सहायता से इसने जो है विद्रोहों को कुचला था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चांदी का सिक्का था इसका, टंका। यह सिक्का आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की मानक मुद्रा बन गया। टंका पर खलीफा का नाम और कुरान की आयतें खुदी हुई थी। तो ये चीज आप याद रखिएगा टंका के बारे में। फिर आता है तांबे का सिक्का जिसे जीतल कहते हैं। जीतल क्या है, तो तांबे या मिश्र धातु का बना छोटे लेन देन के लिए ग्रामीण व व्यापारी मार्ग में प्रचलित होता था। तो ये जो है जीतल दूसरा सिक्का रहता है। याद रखिएगा इसने जो है क्या किया था, दिल्ली में टकसाल स्थापित किए थे। टकसाल स्थापित किए थे। दूसरा ये प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल के नाम को अंकित करवाया था। टकसाल के नाम को अंकित करवाया था, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके सिक्कों पर आपको देखने को मिलेंगे कि शिव भगवान के नंदी का जो है चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो काफी सहिष्णुता के बारे में दिखाता है। और कहा भी जाता है कि ये पहला सुल्तान था जो इस बात को समझा था कि जो शासन है वो अगर आप भारत जैसे देश में कर रहे हो, उस समय तो भारत नहीं था, लेकिन जहाँ की 90% जनता जो है हिंदू है और 10% जनता मुस्लिम है, तो वहाँ पे आप जो है किसी प्रकार से मुस्लिम नीतियों को थोप कर आप शासन नहीं कर सकते। आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने शासन व्यवस्था को, अपनी नीतियों को परिवर्तित करके जो है यहाँ शासन करना होगा। तो ये माना जाता है कि इस प्रकार से काफी दूरदर्शी भी ये प्रतीत होता है कि इसने समझा था कि भारत में किस प्रकार शासन होगा, और काफी लंबे समय तक शासन भी किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और जो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे मिनहाज ए सिराज की पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। तबकाते नासरी जो है उसको इसने इसी ने संरक्षण। तो आगे अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह उस समय का एक क्रांतिकारी कदम था। देखिए इससे पहले जो है कुछ और चीजें हम इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 1221 की बात है, जब चंगेज खान या मंगोलों के आक्रमण से बचते हुए ख्वारिज्म का जो राजकुमार था उसका नाम था मंगवर्नी। ये क्या करता है, ये इल्तुतमिश वहां से चंगेज खान या मंगोलों के आक्रमण से डरकर ये भारत की तरफ भागता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता है। और इसका पीछा करते करते भारत की सीमा पर कौन पहुंच जाता है, भारत की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा कि मंगोल सेना पहुंच चुकी है। लेकिन जो इल्तुतमिश है वो इसे मंगवर्नी को शरण देने से मना कर देता है, और इस प्रकार से चंगेज खान या मंगोलों के आक्रमण का खतरा अपने ऊपर से, या जो अभी दिल्ली जो नवजात है अभी पूरी तरह से अपने को मतलब स्थापित नहीं कर पाई है अपने शासन को, या इतनी मजबूत जो है पूरी रियासत नहीं हुई है, तो इस समय तक वो जो है किसी प्रकार से शरण ना देकर अपनी सल्तनत को मुगल मंगोलों के हाथ से बचा लेता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक पॉइंट इसके बारे में ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए
तो इल्तुतमिश के कला एवं संस्कृति के बारे में बात की जाती है तो गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है इसे, गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, पिता। एक पॉइंट, गुंबद क्या होता है? तो इस प्रकार से जो है आपको जो बिल्डिंगें होंगी उनके ऊपर इस प्रकार का अर्ध गोलाकार एक भाग देखने को मिलेगा, शीर्ष आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो अंदर से खाली होता है, लेकिन ऊपर से जो है इस प्रकार से वो ढका हुआ होता है। तो ये होता है गुंबद, इस वाली संरचना को गुंबद कहते हैं। तो इसका पिता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। एक पॉइंट। दूसरा अगर देखा जाए तो इसने जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी ने बनवाया था। ये भारत का पहला मकबरा था। और ये किसकी कब्र है? तो नासरुद्दीन महमूद की कब्र है ये, नासरुद्दीन महमूद की कब्र है ये, जो इसका एक बहुत ही प्रिय पुत्र था। जब कोई इसके इस पुत्र की मृत्यु हो जाती है इसी के शासनकाल में, तो ये फिर रजिया सुल्तान को जो है शासका नियुक्त करेगा। अगर ये जीवित होता तो शायद इसे ही ये उत्तराधिकारी बनाता। तो इस प्रकार से। और याद रखिएगा जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये प्रथम मकबरा है भारत का, प्रथम मकबरा है भारत में जो बना था। तो ये याद रखिएगा इस प्रकार से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने कुछ और कार्य किए थे, जैसे इसने जो है मदरसा ए मुइजी, मदरसा ये मुइजी का निर्माण करवाया था। और कहाँ हुआ था ये निर्माण? दिल्ली में करवाया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, महाकाल मंदिर उज्जैन में, उसे इसने तोड़वाया था। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये पहला शासक था। ये बात जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और एक और बात याद रखिएगा कि इसके काल में क्या होता था, जो भी व्यक्ति न्याय चाहता था उसे लाल वस्त्र धारण करके आना होता था। तो ये आप देखोगे कि किस प्रकार से रजिया जब उत्तराधिकार के युद्ध में फंसी होती है तो वो भी लाल वस्त्र धारण करके जो है जनता के समक्ष और जो अमीर लोग थे उनके समक्ष जाती है और न्याय की गुहार करती है। फिर उस प्रकार से उसे गद्दी प्राप्त होती है। तो 1236 में, जैसे कि 30 अप्रैल मैंने कहा, 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु होती है। और उसके समय में जो है राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। और क्या कारण रहते हैं राजनीतिक अस्थिरता के, वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगली शासिका बनेगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की महान शासिकाओं में से, या कहे पहली और अंतिम शासिका है, पहली और अंतिम आपको देखने को मिलेगी दिल्ली सल्तनत की। तो पहली अथवा अंतिम मुस्लिम शासिका है, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान इतनी योग्य थी, इतनी शिक्षित थी और कर्तव्यपरायण थी, साहसी थी, और काफ़ी मतलब ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ इसके अंदर थी कि मिनहाज लिखता है अपनी किताब में कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें वो समस्त गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। रजिया में वे सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि उस समय का जो राइटर है मिनहाज, वो इस प्रकार की बात कर रहा है। वो भी उस दौर में जब समाज में स्त्रियों का इतना ज़्यादा सम्मान नहीं किया जाता था, स्त्रियों को केवल वस्तु मात्र समझा जाता था। उस दौरान अगर मिनहाज ऐसी बातें कर रहा है। और फिर एक और एल्फिंस्टर नाम से एक इतिहासकार होंगे आधुनिक काल में, आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये रजिया के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत की महान शासकों में होता। खैर 3 वर्ष और 6 माह के कार्यकाल में इस प्रकार की स्टेटमेंट देना अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार के ये शब्द थे। तो इस प्रकार से जो है आपको 2 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। तो इनके बारे में देखते हैं रजिया के बारे में कि क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो रजिया के बारे में देखा जाए, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका भी आप कर सकते हैं। मुस्लिम महिला शासिका योग्य, कुशल और साहसी शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपने योग्य उत्तराधिकारी के रूप में उसे चुना था, पर दरबार के अमीरों ने पहले रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी दी। तो याद रखिएगा कि इससे पहले, रजिया से पहले जो है रुकनुद्दीन फिरोज ने गद्दी हड़प ली थी। और फिर जो है रजिया क्या करेगी, रजिया लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार के दिन जब नमाज पढ़ रहे होते हैं लोग, तो उसमें उस समय आपको देखने को मिलेगा कि खुतबा पढ़ने के दौरान या किसी प्रकार से अन्य कार्य जब शुक्रवार के दिन हो रहे थे, तो रजिया लाल वस्त्र धारण करके जनता के बीच में जाती है और वो वसीयत दिखाती है जिसमें इल्तुतमिश के द्वारा उसे अपना योग्य उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। तो फिर जो है जनता और जो अमीर वर्ग होता है वो उसका साथ देता है और महल पर कब्जा कर लेते हैं। शाह तुर्कान, जो रुकनुद्दीन फिरोज की संरक्षिका होती है, शाह तुर्कान, उसको बंदी बना लिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है और फिर जाके रजिया सुल्तान गद्दी प्राप्त करती है।
तो ये जो है इसके पीछे की कहानी थी कि किस प्रकार से गद्दी प्राप्त हुई। पर्दा प्रथा का त्याग किया, पुरुषों की तरह दरबार में बैठे। जमालुद्दीन याकूत एक हबशी अफसर था। हबशी से मतलब याद रखिएगा कि ये अबसीनिया का व्यक्ति था। इस प्रकार से जो है दक्षिण है आपको देखने को मिलेगा, तो इस वाले इलाके, अफ्रीका के इस वाले इलाके से इसका संबंध था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो जमालुद्दीन एक्चुअल में इसकी जो सबसे बड़ी गलती रह गई, क्योंकि ये देखिए पहला तो इसने अमीरों को या जो उलेमा थे, उमरा थे, उस वर्ग को इसने काफ़ी निराश किया था। एक काफ़ी अच्छी नीति भी मानी जा सकती है, लेकिन इसके पास उस प्रकार के कदम को उठाने के लिए इसके पास पूरी शक्ति नहीं थी। किसी प्रकार से उतनी सेना नहीं थी कि सभी अमीरों का, जो तुर्क अमीर थे खास करके, तुर्क अमीरों का ये समापन कर सके। तो इसने जो है तुर्क अमीरों को बिल्कुल नाराज कर दिया था। नाराज कैसे किया? तो जो जमालुद्दीन याकूत है, इसको, जो तुर्क नहीं था, इसको उच्च पद दे दिया। और पद भी कौन सा दिया? अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर का पद यानी कि अश्वशाला का पद। और अश्वशाला का पद मतलब इस प्रकार से समझिए कि उस समय का जो सबसे बड़ी आर्टिलरी आपको देखने को मिलेगी, या सबसे बड़े जो सेना का सबसे प्रमुख विंग जो था वो अश्व ही थे। यही जो है अश्वारोही सेना जो होती थी, यही किसी प्रकार से जो है सेना में गति लाती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट विंग था ये सेना का, और यही जो है इसने एक गैर तुर्क को दे दिया था। इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं ये लोग। और आपको देखने को मिलेगा कि उमरा जो है नाराज है, और दूसरा उलेमा क्यों नाराज हो जाते हैं इससे? तो पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। मुस्लिम धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण कहें जो महत्वपूर्ण वैल्यूज थी, उसको इसने खत्म करना शुरू कर दिया था, कि पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था, और पुरुषों की तरह दरबार में आती थी। माना जाता है कि कूला और एक प्रकार से चोगा पहन के आती थी, तो टोपी लगाकर और लंबा कोट पहनकर ये दरबार में आया करती थी। तो इस प्रकार से जो है उलेमा और उमरा दोनों इससे खफा थे। न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने वाली थी। तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसके समय में विद्रोह शुरू हो जाएंगे। और विद्रोह जो है सबसे पहले करेगा, पहले तो दिल्ली वाले इलाके में जो विद्रोह होंगे उसे तो ये पूरी तरह से शांत कर देगी। लेकिन जब जो विद्रोह है वो बठिंडा के गवर्नर के द्वारा किया जाता है, तो उसे दबाने में ये काफ़ी असमर्थ रहती है। और माना जाता है कि अल्तुनिया के द्वारा जो विद्रोह किया गया था बठिंडा में, उसके दौरान मलिक याकूत की मृत्यु हो जाती है। जो जमालुद्दीन याकूत हमने देखा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जो रजिया है उसे अल्तुनिया क्या करता है? अल्तुनिया के द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि इसने पहले भी जो है रजिया को विवाह का प्रपोजल दे रखा था। ये पुनः देता है, जब वो उसके बंदीगृह में होती है तो ये पुनः जो है रजिया को प्रपोज करेगा शादी के लिए। और रजिया जो है इस बार पहले तो ठुकरा दिया था, लेकिन इस बार वो जो है अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो एक शर्त रखती है कि अगर वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में पुनः उसकी मदद करेगा तो वो शादी करने के लिए तैयार है। इस प्रकार से उनकी शादी होती है। और देखने को मिलेगा कि 1240 13 अक्टूबर के आसपास की डेट थी, ये लोग पुनः दिल्ली के लिए कूच करते हैं। अल्तुनिया भी इनके साथ होता है। लेकिन क्या होता है कि जब रास्ते में जाते हैं कैथल हरियाणा के आसपास, तो वहाँ पर एक डाकू जो गिरोह था उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उनसे लड़ते लड़ते जो है रजिया की हत्या हो जाती है, या रजिया को मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि भारत की जो महान शासिका जिसे कहा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि निरंतर धीरे धीरे इल्तुतमिश के बाद एक रजिया ही योग्य शासिका थी। लेकिन अब उसका काल जो है, उसका शासनकाल काफी अल्पकालिक था। तो अब धीरे धीरे कमजोर शासक आना शुरू हो जाएंगे। और बिल्कुल जो सुल्तान के पद की गरिमा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या कहें उसके बाद इल्तुतमिश ने, और बाद में रजिया ने संभाली थी, उस प्रकार से अगले वाले शासक 1240 से लेकर 1265 तक बिल्कुल नीचे गिराते चले जाते हैं उस गरिमा को। और फिर आएगा बलबन। तो लेकिन उससे पहले जो है बहराम शाह के बारे में देख लेते हैं कि 1240 से लेकर 1242। तो जब रजिया जो है बठिंडा की ओर प्रस्थान करती है और वहां पर विद्रोहों का दमन कर रही होती है, उस दौरान बहराम शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा कर लेगा। रजिया का भाई था, चहलगानी के हाथों की कठपुतली था। और इसके समय में सबसे बड़ी जो बात हुई थी, नायब ए मुमलकत नामक पद बना था। तो अभी तक क्या होता था कि जो सल्तनत थी वहां पर आपको देखने को मिलेगा सुल्तान, और दूसरा सबसे मजबूत पद जो था वो वजीर का पद था। लेकिन इसके समय में जो नायब था, नायब ए मुमलकत था, ये भी एक मजबूत पद बन जाता है। और इस पे सबसे पहले बैठता है ऐतगीन। ऐतगीन पहला नायब मुमलकत था।
तो अब क्या होगा कि इनके पहले तो सुल्तान और कहीं-कहीं वज़ीर के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब नायब इस प्रकार से मजबूत हो जाता था, अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता था, तो इन तीनों के बीच में अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रकार से संघर्ष देखने को मिलेगा। तो ये देख इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई थी बैराम शाह के समय में कि नायब-ए-मुमलकत नामक पद बना था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा, 1241 के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ और ये चीज़ मैं आपको हमेशा से गाता आ रहा हूँ कि जब भी आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र में अयोग्य शासक आएंगे, उस दौरान आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो क्षेत्रीय राज्य बनना शुरू होंगे और दूसरा आपको देखने को मिलेगा विदेशी आक्रमण। तो इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें चलती हैं। तो विदेशी आक्रमण 1241 मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो पड़ोसी जो है इसी ताक में रहते हैं कि कब जैसे जो है उन्हें मौका मिले और दूसरे की प्रॉपर्टी पर वो अपने हाथ साफ कर सके। तो यही मौका जो है मंगोलों को मिल जाता है जब बैराम शाह जो है इस दौरान गद्दी पर बैठता है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाद में अंत में जो है चैलगानी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पुत्र था, बिलासी और अयोग्य शासक था और चहलगानी ने उसे पदच्युत कर दिया था। इसके समय में देखने को मिलेगा आपको कि इसने जो है जो बलबन था अब धीरे धीरे, पहले तो वो तुर्काने चहलगानी का हिस्सा था, जब आईटीएम के समय में वो तुर्काने तुर्काने चहलगानी का हिस्सा था। लेकिन अब क्या होगा इसके समय में, मसूद शाह के समय में आपको देखने को मिलेगा कि अमीर हाजीब का पद जो है वो हासिल कर लेगा। तो एक महत्वपूर्ण पद था वो इस समय। जब वो इस पद पर बैठेगा तो अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि नासरुद्दीन मोहम्मद बैठेगा। तो नासरुद्दीन मोहम्मद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाकर वो वजीर पद तक पहुंच जाएगा। वजीर पद या नायब का जो पद था, नायब मुमलकत जो हमने पढ़ा, उन दोनों पदों को यही व्यक्ति एक्वायर कर लेता है या उन पर अपना कब्जा कर लेता है अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मोहम्मद से करवाकर। और फिर उसके बाद लास्ट में जो पद बचता है वो शासक का पद ही रह जाता है, जो ये 1265 में प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है बलबन की कहानी है। लेकिन उससे पहले जो है नासरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नासरुद्दीन मोहम्मद के बारे में देखा जाए तो नासरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो अब किसी संत को भाई राजा बनाओगे तो इसी प्रकार की वो चीजें होंगी। राजा का कार्य क्या होता है? राजा का कार्य होता है राज्य की नीतियां देखना, टोपी सिलना नहीं। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता था, अपना जो जीवन था उसे टोपी सिल कर चिल्लाया करता था। तो भाई, और माना जाता है कि राजमहल में न रहकर झोंपड़ी में रहा करता था। पता नहीं कितनी वास्तविकता है, लेकिन ऐसी जो है कहानियां प्रचलित है इसके बारे में। तो इस प्रकार के शासक की पहले ही इतना कमजोर था, ऊपर से इस प्रकार की हरकतें करेगा तो कैसे कोई उमरा या कोई उलेमा जो है इसे सम्मान देगा। तो इस प्रकार से जो काफी कमजोर इसकी स्थिति होती है। और हमें देखने को मिलेगा शासन की जिम्मेदारी गयासुद्दीन बलबन ने संभाली, जो उसका नायब या वजीर था, नायब मुमलकत था या वजीर था। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और 1249 में यहाँ पे याद रखिएगा कि 1249 में इसने क्या किया था, इसने बलबन को उपाधि दी थी उलुग खां की। एक उलुग खां आपको मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जब गयासुद्दीन बलबन तुगलक वंश की स्थापना करेगा तो वहां पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब नायब के पद पे ये क्या करता है, बलबन को नियुक्त करता है। तो इस समय में एक हिंदू जो उमरा होता है वो भी उभर कर सामने आ रहा होता है, जिसका नाम होता है इमादुद्दीन रिहान। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा। और इस चुनौती से किस प्रकार से बलबन निपटेगा, तो वो लेगा उलेमाओं का सहारा। वो उसे धर्मच्युत कहेगा और उसे भ्रष्टाचारी आदि चीजें देकर जनता की नजरों में गिराएगा और इसकी हत्या कर देगा। और इस प्रकार से इसने अपने रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था इमादुद्दीन रिहान, उसी को साइड कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी राजनीति की बात थी और बहुत बड़ी नीति थी, बहुत बड़ा कदम था बलबन का, जिसने जो है सारे विद्रोहियों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। और जब विद्रोही समाप्त होना शुरू होंगे और ये अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर देगा तो उसके बाद देखने को मिलेगा कि दिल्ली की गद्दी ये प्राप्त कर लेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले शासक के बारे में। अगला शासक जो बैठेगा वो बैठेगा गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम वंश का अंतिम जो शक्तिशाली शासक होगा वो देखने को मिलेगा कि वो होगा बलबन। कब बैठेगा, तो ये बैठेगा 1266 से लेकर
1287 तक, 1266 में जब नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होगी उसके बाद। और ये अंतिम शक्तिशाली शासक है, लेकिन अभी इस वंश का जो है 9वां शासक होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसने नासिरुद्दीन मोहम्मद का नायब या प्रधानमंत्री रहा, और नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद स्वयं को सुल्तान बना दिया था। सुल्तान की गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया। तो मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से सुल्तान के पद की गरिमा निरंतर गिरती जाती है, और अब जो है उस गरिमा को उठाने के लिए ये व्यक्ति क्या करेगा, तो कुछ ऐसी नीतियां लाएगा जिससे आपको देखने को लगेगा कि सुल्तान की प्रतिष्ठा वाकई में स्थापित हो चुकी है। तो कौन कौन सी वो नीतियां रहेंगी उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि कौन कौन से इसने कदम उठाए। तो देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई तुर्काने चहलगानी थी, सबसे आवश्यक था कि इसमें जो अमीर थे, क्योंकि यही सीढ़ी चढ़कर कौन, बलबन आया था, और बलबन ने जब ये सीढ़ी चढ़ी तो वो जानता था कि कल को कोई दूसरा व्यक्ति भी इस सीढ़ी के माध्यम से उसको हटा सकता है या उसके वंशजों को हटा सकता है। तो उसने सबसे पहले इसी सीढ़ी को काटना जरूरी समझा। तो ये क्या करेगा, जो चहलगानी होगी उसको समाप्त करने के लिए ये क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले तो ये कुशासन का आरोप लगाना शुरू कर देगा अपने अमीरों पर। दूसरा क्या करेगा, तो दूसरा इसका कदम रहेगा कि जनता में उन्हें जो है बदनाम करने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक कि जब कोई जो बच गया, उसके अलावा 40 जो तुर्की अमीर थे उनमें से जो बच गया होगा उसको क्या करेगा, उसकी हत्या कर देगा। और ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब ये अपने चचेरे भाई शेर खान की मृत्यु कर देता है, की हत्या कर देता है। तो ये बहुत बड़ा वो था कि एग्जाम्पल है कि अगर कोई शासक के या इसके पद और इसके बीच में कोई आ रहा था तो उन सबकी ये हत्या कर दे रहा था, या कोई आने की कोशिश कर सकता था, ये ऐसी कोई संभावना थी, तो ये व्यक्ति उनको पूरी तरह से समाप्त करने पे इसका जोर था। और इसके अलावा दूसरी चीज देखी जाए तो इसने क्या किया था, ये क्या करेगा, स्वयं को कुछ चीजें इसने एक्चुअल में इंट्रोड्यूस की, प्रशासन में कड़े अनुशासन की व्यवस्था की। और देखने को मिलेगा कि दरबार में सिजदा और पैवोस, पैर चूमने की प्रथा शुरू हो गई थी। जो सुल्तान के अभी तक जो अमीर सुल्तान के सिर पर चढ़कर बैठे थे तुर्कानी चहलगानी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, अब इसने सिजदा और पैवोस करना शुरू कर दिया। सिजदा मतलब कमर तक झुककर प्रणाम करना, और सिर झुकाकर प्रणाम करना, और पैवोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना, इस प्रकार की ट्रीटमेंट देना। तो देखिए ये तो वही बात हो गई कि अमीरों को अब फील करवाया जा रहा है कि वो किसी प्रकार से और कुछ भी नहीं बल्कि उसके गुलाम है। तो अमीरों को अपनी उसी उन्हीं की नज़रों में जो है ये बेइज्जत कर रहा है। उनके आत्मसम्मान को इस प्रकार से इसने मार दिया कि दूसरी बार कोई और उठ ही ना पाए उसके सामने। तो ये काफ़ी जो प्रभावी नीति थी, और देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी इस नीति का पड़ा था। और खुद को इसने ज़मीन पर भगवान का प्रतिनिधि माना था, जिले इलाही की उपाधि ली थी इसने। तो स्वयं को क्या मानता है ये जो है राज्य के दैवीय अधिकार की बात करता है। दैवीय अधिकार से क्या मतलब है कि राज्य जो है देवता के द्वारा राजा को धरती पर जो है प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है, किसी प्रकार से उसे जनता के द्वारा या किसी अमीर के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी कि इसने दैवीय अधिकारों को माना था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसने स्वयं को जो है स्वयं को ये मानता है कि ये फिरदौसी, एक्चुअल में फिरदौसी जो है गजनबी के समय में हमें एक राइटर देखने को मिलेगा, तो उसने एक किताब लिखी थी जिसमें ये मेंशन किया जाता है, एक हाफिज शिहाब नामक एक ईरानी देवता की वो बात करता है। तो अपनी प्रतिष्ठा को, था तो गुलाम ही, बलबन आईटीएम का गुलाम था, लेकिन स्वयं को एक राजा के रूप में वो स्थापित कर सके और अपनी प्रतिष्ठा को बना सके, तो इसीलिए जो है उसने कहा था कि वो आफरी शियाब का वंशज है, और आफरी शियाब का वंशज मतलब देवता का वंशज है। तो इस प्रकार से उसने अपने दैवीय अधिकार को प्रूव भी किया और उसकी एक्सेप्टेंस भी प्राप्त कर ली थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये याद रखिएगा, ईरानी ईरानी देवता थे एक प्रकार से। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दूसरा जो यहाँ पे विवाद देखने को मिल सकता है कि कहीं कहीं जगह पे ये भी मेंशन है कि जो आफरी शियाब है वो एक डायनेस्टी भी थी, एक वंश था जिसने ईरान में शासन किया था, तो काफी मजबूती से शासन किया था। तो इस कारण जो है ये स्वयं को उनका वंशज कहना शुरू कर देता है। तो इसने क्या किया था, कुलीनता को मेंटेन करके रखा। कुलीनता मतलब निम्न लोगों से, या निम्न जो वर्ग था, निम्न कुल के लोग थे, उनसे ये बहुत घृणा करता था। और इसका मानना था कि भाई कोई भी जो है गरीब किसी प्रकार से शासक के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता था। और इसकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मैं अत्यधिक क्रोध में आ जाता हूं और मेरा हाथ स्वयं ही तलवार पर चला जाता है। तो इस प्रकार की कुछ आपको इसकी नीतियां देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है इसने कैसे कंट्रोल किया दरबार में, तो इसने जो है हंसना और मजाक करना दोनों ही कोर्ट में बैन कर दिया था।
और यहाँ पे देखा जाए तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसने दीवारें सरहद का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा इसने क्या किया था, सेना में बेहतरीन ढंग से प्रशासन चल सके तो इसने दीवाने आरिज दीवाने आरिज नामक का डिपार्टमेंट बनवाया था। और इस दीवाने आरिज का पद जो है इमादुल मुल्क को दिया था। इमाद उल मुल्क को दिया था। एक इमादुल मुल्क आपको पढ़ने को मिलेगा आधुनिक भारत में, जब हम पढ़ेंगे किस किस प्रकार से जो अब्दाली के शासन के दौरान आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वजीर होगा उस समय, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है दीवाने आरिज जो सैन्य विभाग था उसका प्रमुख इमादुल मुल्क को बनाता है। और इसका क्या कार्य था, तो ये क्या करता था, एक तो सेना को वेतन देना, सेना की जो साज सज्जा होगी यानी कि हथियार उपलब्ध करवाना, उस चीज में निर्णय लेगा। और इसके अलावा इसने सेना में और कदम उठाए थे कि जो वृद्ध और निर्बल लोग थे उनको बाहर निकालकर योग्य लोगों को सेना में, योग्य और युवाओं को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। तो ये चीजें जो है आप इसके बारे में देख सकते हैं। आगे जो है इसके बारे में एक और चीज है कि इसका जो शासन इतना स्ट्रांगली चीजें ये मेंटेन करके रख पाया, उसके पीछे का सबसे बड़ी कारण जो था वो था इसकी गुप्तचर व्यवस्था। माना जाता है कि इसके गुप्तचरों से डायरेक्ट संवाद करता था ये गुप्तचर विभाग जो था ये किसी प्रकार से किसी गवर्नर या किसी प्रशासक के अधीन, जो इसका एक कहे किसी प्रकार से इसके अधीन जो काम करने वाला व्यक्ति था उसके अंडर ना होकर डायरेक्ट जो है बादशाह या सुल्तान कहना ज़्यादा बेहतर होगा, तो सुल्तान के अंतर्गत जो है सीधे ये गुप्तचर विभाग था। और जो पल पल की खबर जो है सुल्तान तक पहुंचाया करता था। यहाँ तक मेंशन है कि एक बार जो है एक जो गवर्नर था उसके द्वारा किसी व्यक्ति से ज़्यादा अनाज ले लिया जाता है, तो उसकी खबर भी जो है गुप्तचर के माध्यम से सुल्तान तक पहुंच जाती है। तो सोचिए मतलब किस हद तक जो है गुप्तचर के द्वारा गुप्तचर व्यवस्था को इसने मेंटेन करके रखा था। खैर कितनी सच्चाई थी इस बात में ये तो इतिहास में ही दफन हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, तो ये कहानी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो न्याय व्यवस्था में अगर बात की जाए तो काफी कठोरतापूर्ण शासन, कठोरतापूर्वक जो है न्याय किया करता था। ये जो है बराबर या गैर पक्षपातपूर्ण जो है शासन किया करता था या न्याय किया करता था। अब मतलब यही व्यक्ति है जो स्टेटमेंट देता है कि किसी प्रकार से अगर वो निम्न कुल के व्यक्ति को देख लेता है, निम्न कुल के व्यक्ति को देख लेता है, तो किसी प्रकार से जो है ये इतना क्रोध में आ जाता है कि इसका हाथ स्वयं ही तलवार के ऊपर चला जाता है। तो ऐसा शासक कितना न्यायप्रिय रहा होगा और कितना इसने अपनी जनता को न्याय दिया होगा, ये बात तो खैर विवादित ही है, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलेंगे कि इसको मानते हैं न्यायप्रिय शासक था। तो किताबों में जो मेंशन है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें जो है किसी प्रकार से ना यूजीसी के साथ कोई फाइट लड़नी है। जो हमें किताबों में लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी हमें वही चीज़ें याद करनी है, उन्हें समझना है और वही चीज़ें हमें एग्जाम में टिक करके वापस आना है। अगर आप विवाद में फंसेंगे और सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, मैं ये टिक नहीं करूंगा, तो उससे आपका ही सिलेक्शन रुकेगा और बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली। तो यहाँ से जो है ये समझिएगा कि न्यायप्रिय शासक था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसने एक नीति थी काफ़ी फेमस, रक्त एवं लॉ की नीति। अब ये क्या नीति थी, तो ये जो है अगर कोई उमरा विद्रोह करता था, कोई अमीर जो है विद्रोह करता था, तो लॉ का मतलब है कि ये उसकी हत्या कर देगा। उमरा की क्या कर देगा, हत्या कर देगा। और रक्त, जो उमरा का रक्त होगा यानी कि उसका जो पुत्र होगा, उसके वंशज जो होंगे या उसकी जो पत्नी होगी, उनको वो अपने कब्जे में कर लेगा और नजरबंद कर लेगा, ताकि दूसरी बार कोई विद्रोही ना हो सके उस स्थान पे, और अपना वहां पे कोई प्रशासक बैठा देगा। तो ये जो है काफी फेमस नीति थी उसकी, रक्त एवं लॉ की नीति। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले पीडीएफ देख लेते हैं और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मेंशन है वो देख लेते हैं। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत किया था। दीवाने आरिज नामक एक डिपार्टमेंट बनवाया था, तो ये चीज हम देख चुके हैं। बंगाल में विद्रोहों को कुचला था। और तुगरिल खान ने जो रिवॉल्ट किया था 1279 में, वो भी इसने पूरी तरह से कुचल दिया था और इसकी हत्या भी कर दी थी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इतनी बेदर्दी से अपने जो विद्रोही होते थे उनके विद्रोह को इस प्रकार से कुचला करता था। तो इसके बारे में भी एक चीज़ मेंशन होती है कि इसने जो तुगरिल खान था उसकी हत्या जो है इतने दर्दनाक तरीके से की थी कि उसकी गर्दन को चौराहे पर लटका दिया था, गर्दन काट कर चौराहे पर लटका दी थी। तो काफ़ी निर्मम था ये बात तो पक्का है। लेकिन कितना न्यायप्रिय था, तो अभी भी मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो
तुगरिल खान का बंगाल वाला विद्रोह था, इसके अलावा याद रखिएगा कि मेवातियों ने भी विद्रोह किया था इसके समय में, और इसने उस विद्रोह का भी दमन किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका पुत्र जो, इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, किसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी, नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। तो आगे जो है पुत्र बुगरा खान था को बंगाल का राज्यपाल बनाया था। तो इसके देखिए दो पुत्र थे हमें, एक तो शहजादा महमूद, शहजादा महमूद इसका पुत्र था, और दूसरा था बुगरा खान। तो शहजादा महमूद तो जो है मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया था, और बुगरा खान जो है बंगाल का राज्यपाल इसने नियुक्त किया था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन दुखी हो गया, तो ये यही मोहम्मद था, शहजादा महमूद। तो ये महमूद या मोहम्मद जो भी था, इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये काफ़ी दुखी रहने लगा था, और पुत्र महमूद के शोक में इसने कुछ समय बाद ही इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। और माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हताश चल रहा था, किसी से बात भी नहीं करता था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन कभी भी इसने जो है अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ कभी भी मर्ज नहीं किया था। ये भी माना जाता है कि जब भी अपने कहा जाता है, बर्नी उस समय लिखता है कि जब भी ये दरबार में आया करता था, तो ये किसी भी प्रकार से मतलब ये शो नहीं होने देता था अपने दरबारियों को कि ये उसकी मृत्यु से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, और कभी भी ये शो नहीं होने देता था कि किसी प्रकार से उसका शासन व्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन खैर इसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है, और बाद में चलकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टार्ट जो है, इसने नवरोज फेस्टिवल किया था, नीति अडॉप्ट की थी इसने, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, लॉ और रक्त की नीति, हमने ये चीज़ मेंशन कर ली। और इसका कॉन्टेम्प्ररी देखने को मिलेगा अमीर खुसरो। तो यहाँ पे जो है अब देखने को मिलेगा कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा गुलाम वंश का अंत कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी कहानी हम और समझेंगे। तो बलबन के बाद क्या होता है, बलबन की जब 1287 में मृत्यु होगी, तो उसके बाद क्या था थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो बलबन की जब मृत्यु होगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके दो पुत्र थे, शहजादा महमूद, और दूसरा जो था बुगरा खां, बुगरा खां। तो इसको जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जब मंगोलों से लड़ रहा होता है, उस दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है अपने पुत्र बुगरा खां को दिल्ली का राजा बनने के लिए कहता है, सुल्तान बनने के लिए कहता है। लेकिन ये बोलता है कि भाई मैं जो हूँ बंगाल में खुश हूँ, तो मुझे किसी प्रकार से दिल्ली का पद नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब महमूद जो शहजादा महमूद है, उसके पुत्र कै खुसरो को गद्दी पर बिठाएगा, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। परंतु अमीर जो है क्या करते हैं, बुगरा खां का जो पुत्र था उसे गद्दी पर बिठाते हैं। इसने उत्तराधिकारी तो इसको नियुक्त किया था, लेकिन ये जो है कैकुबाद को गद्दी पर बिठाएंगे, जो बुगरा खां का पुत्र था। और कैकुबाद की हत्या कौन करेगा, तो ये काफ़ी आलसी और कहते हैं कि नशे में रहने वाला व्यक्ति था, तो इसकी हत्या कर देगा, यमुना नदी में इसको फेंक देगा। कौन, तो वो होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद जो है एक कठपुतली शासक को बनाएगा, वो होगा क्यूमर्स, क्यूमर्स जो है अब अंतिम शासक बनेगा। तो कहीं कहीं कैकुबाद मेंशन होता है, और याद रखिएगा लेकिन क्यूमर्स जो है 3 महीने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही शासक बनाया गया था। और फिर बाद में इसकी हत्या करके 1290 में जो है जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा, गुलाम वंश का अंत करेगा, और खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो इसी प्रकार से जो है, जो हमने क्या देखा कि गुलाम वंश का किस प्रकार से अंत होता है। इसने शासन किया 1206 से लेकर 1290। तो लगभग इस वीडियो में हमने 84 वर्ष का शासन देखा, और किस प्रकार से घटनाक्रम रहा, क्या शासकों की नीति रही, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की। अब इसके बाद हम जंप करेंगे खिलजी वंश पर, और खिलजी वंश के दौरान, खिलजी वंश को पढ़ने के दौरान हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक आपको खिलजी वंश में देखने को मिलेगा। खैर कल इसके बारे में बात करेंगे, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।